हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसे टॉपिक पर कहानी लेकर आई हूँ जो शायद ही आपने कहीं पे सुनी होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोरविदयम, क्या आपने कभी ये नाम सुना है? आपने भूत, प्रेत, खबीज, जिन, चुड़ैल और डायन जैसे रूहों के बारे में बहुत से इनके नाम सुने होंगे और हो सकता है इनमें से किसी एक या दो को आपने अपने आसपास महसूस भी किया हो, लेकिन शायद ही कभी आपने कोरविदयम का नाम सुना होगा। अगर आप नहीं जानते कि कोरविदयम क्या है, कौन है, पुरुष है या महिला की रूह है और ये क्या कर सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी में मैं कोरविदयम से जुड़ी सभी जानकारी देने वाली हूँ। तो आइए बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर। मंदाकिनी सिर्फ मेरी है और मैं उसका हूँ। मुझे उससे कोई भी अलग नहीं कर सकता। अगर वो मेरे पास नहीं आ सकती तो मैं उसके पास जा रहा हूँ। देखो, वो मुझे अपने पास बुला रही है। ये पूरी दुनिया झूठी और नकली है, सिर्फ वही हकीकत है। पागलों की तरह चिल्लाता हुआ रवि रात में लगभग 12 बजे गांव के बाहर बने बगीचे की तरफ भागा जा रहा था। उसे पकड़ने के लिए उसकी माँ, सास निर्मला और साला मनीष भी उसके पीछे भाग रहे थे, लेकिन उसे नहीं पकड़ पा रहे थे क्योंकि उस समय उस पर मंदाकिनी के पास जाने की धुन सवार थी, जो गांव के बाहर बगीचे में रहती थी। तभी रवि को ठोकर लगी और वो ज़मीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद उसकी माँ, सास और मनीष उसे पकड़कर घर ले आए और एक कमरे में बंद करके उसका दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। दामाद जी, बगीचे में कोई नहीं रहता, वहाँ पर किसी भी मंदाकिनी का घर नहीं है, रवि की सास निर्मला उसे समझाते हुए बोली। बेटा, तू समझ इस बात को, वो सिर्फ एक रूह है जिसने तुझे अपने वश में किया हुआ है, रवि की माँ ने भी उसे समझाया। मुझे पता है आप सब नहीं चाहते कि मैं उसके पास जाऊं, इसीलिए मुझसे इस तरह की बातें कह रहे हो, जबकि मंदाकिनी का घर उसी बगीचे में है और मैं हर रात उससे मिलने भी जाता हूँ, रवि बोला। उस रात के बाद ही ये ऐसा हो गया है। काश कि मैं उस रात इसे यहाँ आने से रोक लेती तो आज इसकी ये हालत ना होती और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक होता। ये कहते हुए रवि की माँ की आंखों से आंसू बह आए। अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि रवि अपने ससुराल में है, लेकिन शायद आप ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये मंदाकिनी और बगीचे की कहानी क्या है। बगीचे और मंदाकिनी के बारे में जानने और समझने के लिए आपको कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। पीछे का मतलब तब जब रवि कुछ दिनों पहले अपनी पत्नी निशा को रात में लेकर अपने ससुराल गया था। रवि सतना जिले के छोटे से गांव कुलगढ़ी का रहने वाला था और उसका ससुराल सतना जिले के ही छोटे से गांव उमरिहा में था। उस रात लगभग 8 बजे रवि के ससुराल से फ़ोन आया कि उसकी सास की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिसके बाद आनन फानन में रवि ने अपनी बाइक स्टार्ट की और अपनी पत्नी निशा को लेकर अपने ससुराल की तरफ चल पड़ा। रात का समय था और रास्ता भी ख़राब था, जिस वजह से रवि बाइक ज़्यादा तेज़ नहीं चला पा रहा था। उसे डर था कि कहीं निशा बाइक से नीचे न गिर जाए, क्योंकि वो रो रही थी और उसे अपनी फ़िक्र नहीं थी। रवि अपनी बीमार सास से ज़्यादा निशा के लिए घबराया हुआ था कि कहीं वो बाइक से गिर न जाए, जिस वजह से उमरिहा पहुँचते पहुँचते रात में 11 बज चुके थे। 11 बजे तक वो अपने ससुराल नहीं पहुँचा था, बल्कि गांव के बाहर पड़ने वाले बगीचे तक ही पहुँचा था। वो बगीचा बहुत बड़ा था, जिसमें आम, जामुन, पीपल और बरगद के सैकड़ों पेड़ थे। वो बगीचा बड़ा होने के साथ साथ घना भी था, जिस वजह से बगीचे के अंदर रात के उस वक्त बहुत ही गहरा अंधेरा था, जिसके अंदर देख पाना लगभग नामुमकिन था। बगीचे के पास पहुंचते ही रवि मन ही मन थोड़ा घबराया। वैसे वो अंधेरे या भूत प्रेतों से डरता तो नहीं था, लेकिन उस समय वो बगीचा बहुत ही भयानक, सन्नाटा और अंधेरे की काली चादर ओढ़े हुए था। वो बगीचा बहुत पुराना भी था, जिस वजह से कुछ पेड़ सूख भी चुके थे, लेकिन तना मजबूती से खड़ा हुआ था, जिसमें कुछ चमगादड़ लटक रहे थे और उल्लू भी बैठे हुए थे। उस घने अंधेरे में
रवि सिर्फ उनकी आंखें ही देख पा रहा था, क्योंकि अंधेरे में वही हीरे की तरह चमक रही थी। बगीचे के पास से गुजरते हुए न चाहते हुए भी रवि की नज़र बगीचे की तरफ घूम ही गई। जैसे उसकी नज़र बगीचे पर पड़ी, वैसे उसे ऐसा लगा जैसे एक लड़की बगीचे के अंदर से भागती हुई उसकी तरफ आ रही है और उसे रुकने के लिए कह रही है। रुको मेरे लिए, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ। रवि को यह आवाज़ सुनाई दी। बगीचे के अंदर बहुत अंधेरा था, जिस वजह से वो अच्छे से देख नहीं पा रहा था कि वो लड़की कौन है और कैसी दिखती है। लेकिन उसकी मधुर और मीठी आवाज़ से वो इतना तो समझ गया था कि वो लड़की है और उसे रुकने के लिए कह रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी सोचने लगा था कि शायद वो लड़की निशा की कोई सहेली होगी और उसे जानती होगी, तभी इतनी रात को उसे रुकने को कह रही है। लेकिन तभी उसके दिमाग में ये बात आई कि भले ही वो लड़की निशा की सहेली है, तो भी वो इतने अंधेरे में कैसे उसे पहचान गई और वो इतनी रात में इस भयानक बगीचे में क्या कर रही है। ये सोचकर रवि बहुत घबरा गया और जल्द से जल्द बगीचे से दूर जाने के लिए बाइक की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। तभी उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। रवि रुक कर देखना चाहता था कि उसे आवाज़ देने वाली लड़की कौन है और उसे क्यों बुला रही है, लेकिन उसके साथ उसकी पत्नी थी, जिस वजह से वो रुका नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसे डर भी लग रहा था। जैसे ही बगीचे की सीमा खत्म हुई, वैसे ही उसे आवाज़ आई, रुकिए ना, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मैं न जाने कब से आपसे मिलने का इंतज़ार कर रही हूँ। वो आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि रवि के दिलो दिमाग में बस गई थी। वो पीछे मुड़कर देखना तो चाहता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। भले ही रवि नहीं मुड़ा था, लेकिन उसे वो आवाज़ सुनकर अंदर ही अंदर कुछ हुआ था। ससुराल पहुँचते ही रवि को पता चला कि उसकी सास को मिर्गी का दौरा आया था, जिस वजह से उसके ससुर और साला घबरा गए थे और घबराहट में निशा को बुलाया था और उसके पहुँचने से पहले ही वो ठीक हो चुकी थी। रवि ने यह जानकर चैन की सांस ली कि उसकी सास ठीक है। निशा ने भी चैन की सांस ली थी। भले ही अपनी सास के लिए रवि की चिंता खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो बगीचे से आती हुई उस लड़की की आवाज़ को नहीं भूल पा रहा था। वो रात भर सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहा, जिस वजह से उसे नींद नहीं आई। रवि ने सिर्फ वो मधुर आवाज़ सुनी थी, जिस वजह से वो सिर्फ कल्पना ही कर पा रहा था कि अगर उस लड़की की आवाज़ इतनी प्यारी है तो वो खुद कितनी प्यारी होगी। रवि रात में जब सोने की कोशिश कर रहा था, तब उसे फिर से उसी लड़की की दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। आ जाओ ना मेरे पास, मुझे और कितना तड़पाओगे। वो आवाज़ सुनकर रवि ने सोचा शायद ही उसके मन का वहम है, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथ देखे तो उसे यकीन हो गया कि वो आवाज़ उसके मन का वहम नहीं है, क्योंकि उसके दोनों हाथों के रोंगटे वो आवाज़ सुनकर खड़े हो चुके थे। उसके पूरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई थी। वो आवाज़ सुनकर रवि उसी वक्त उठकर बगीचे तक जाकर उसे आवाज़ देकर अपने पास बुलाने वाली उस लड़की को ढूंढना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि घर के बाहर वाले दरवाजे पर उसके ससुर सोए हुए थे और उसे डर था कि अगर वो दरवाज़ा खोलेगा तो हो सकता है उसके ससुर जाग जाए और फिर वो उससे ढेरों सवाल पूछेंगे। अपने ससुर के डर से रवि उस रात घर से बाहर नहीं जा सका। अभी कुछ देर पहले जिस आवाज़ को सुनकर रवि को डर लग रहा था, अब वो वही आवाज़ सुनकर उससे मिलना चाहता था जिसकी वो आवाज़ थी, क्योंकि वो उस आवाज़ पर सम्मोहित हो चुका था। रवि रात में तो बगीचे जाकर उस लड़की से नहीं मिल पाया था, लेकिन रात भर वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहा। सुबह होते ही वो उस बगीचे में जाकर उस लड़की के बारे में पता लगाना चाहता था, जिसने उसे आवाज़ लगाई थी और जिसके बारे में वो रात भर सोचता रहा, लेकिन उसे बगीचा जाने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो एक बार फिर बगीचे तक नहीं जा सका। निशा की माँ निर्मला पूरी तरह ठीक तो नहीं थी, लेकिन उसके स्वास्थ्य में तेज़ी से सुधार हो रहा था, जिस वजह से निशा ने रवि को शाम को वापस घर चलने की बात कह दी। घर जाने की बात सुनकर रवि का दिल बैठ गया, क्योंकि वो बिना उस लड़की को देखे घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो करता भी तो क्या करता। उसके पास घर न जाने और अपने ससुराल में रुकने का कोई बहाना भी तो नहीं था। इसीलिए मजबूरन रवि शाम होते ही निशा को लेकर अपने घर चला गया।
अपने गांव वापस जाते हुए रवि फिर से उसी बगीचे के पास से गुजरा और एक बार फिर उसे उसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन इस बार वो पेशाब करने के बहाने उस लड़की को देखने के लिए रुक गया और बाइक सड़क के किनारे खड़ी करके बगीचे के अंदर तक ये देखने गया कि बार बार उसे आवाज़ देने वाली लड़की कौन है। लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसे सिर्फ महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। लेकिन चारों तरफ देखने के बाद भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और तुरंत वहाँ से बाहर अपनी बाइक के पास आ गया और बाइक स्टार्ट करके अपने घर की तरफ जाने लगा। रवि जब बाइक स्टार्ट करके फिर से अपने घर की तरफ जाने लगा तो उसे फिर उसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी, तुम जल्दी आना मेरे पास, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। उस लड़की की आवाज़ के बारे में सोचता हुआ रवि अंधेरा होने से पहले अपने गांव तो पहुंच गया था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी उसके दिमाग से उस लड़की की आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा था। शाम को जब से वो अपने घर पहुंचा था तब से लेकर अंधेरा होने तक वो सिर्फ उसके ख्यालों में ही खोया रहा। रवि इस कदर उस लड़की के ख्यालों में खोया हुआ था कि वो तो ये भी भूल गया था कि उसकी शादी हो गई है और उसकी पत्नी उसी के साथ रहती है। उस रात के बाद से रवि निशा को नज़रअंदाज करने लगा था। ऐसा नहीं था कि रवि निशा से प्यार नहीं करता था या वो उसे पसंद नहीं थी। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। लेकिन जब से उसने उस लड़की की आवाज़ सुनी थी तब से उस पर जादू सा हो गया था। वो सिर्फ और सिर्फ उस आवाज़ के बारे में ही सोचने लगा था। सिर्फ इतना ही नहीं, चाहे दिन हो या रात, रवि को ऐसा लगता जैसे एक लड़की उसके गांव के बाहर खड़ी है और उसे अपने पास बुला रही है। उस दिन के बाद से रवि हर दिन अपने ससुराल जाने के बहाने ढूंढते रहता, लेकिन उसका कोई भी बहाना काम नहीं कर रहा था। उस लड़की की आवाज़ रवि को बहुत बेचैन कर रही थी। फिर एक रात रवि को उसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार उसे ऐसा लगा जैसे वो बहुत ही दर्द में है और उसे अपनी मदद के लिए बुला रही है, जिस वजह से वो खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाया। मौका पाकर अपनी पत्नी और घरवालों के सो जाने के बाद 12 बजे रवि बाइक लेकर गांव के बाहर उस जगह पर गया जहां उसे वो लड़की दिखाई देती थी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। फिर उसे आवाज़ आई, इधर आओ, मैं यहाँ हूँ। वो आवाज़ सुनकर रवि उस आवाज़ के पीछे गया, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो अमावस के पहले की रात थी, जिस वजह से अंधेरा बहुत था। लेकिन रवि डरने की बजाय उस लड़की से मिलने के लिए उत्तेजित था। रवि को फिर से वही आवाज़ आई और वो फिर से उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा। इसी तरह रवि आवाज़ का पीछा करते हुए रात में 2 बजे उमरिहा के उसी बगीचे तक पहुंच गया जहां उससे पहली बार उस लड़की की आवाज़ सुनी थी। काली अंधेरी रात में रवि सिर्फ 2 घंटों में उमरिहा के बगीचे तक पहुंच गया था। वहां पहुंचकर उसे ऐसा लगा जैसे एक लड़की उसके सामने से बगीचे की तरफ भागी है। रवि ने तुरंत बाइक सड़क के किनारे खड़ी की और रात के अंधेरे में ही वो बगीचे के उस तरफ गया जहाँ उसे वो लड़की जाती हुई महसूस हुई थी। उसके पास एक छोटी सी टॉर्च थी जिसकी रोशनी में वो उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करने लगा। रात के समय वो बगीचा बहुत ही ज़्यादा डरावना और भयानक था, लेकिन रवि को ज़रा सा भी डर नहीं लग रहा था। वो सिर्फ उस लड़की को देखने के लिए बेताब हुआ जा रहा था। उस लड़की की आवाज़ ने उस पर जादू कर दिया था। वो उस पर सम्मोहित हो गया था, जिस वजह से उसे उसके अलावा न तो कुछ समझ आ रहा था और न ही उसे कोई दिखाई दे रहा था। वो तो अपनी पत्नी और घरवालों को भी भूल गया था। रवि उस लड़की को ढूंढता हुआ बगीचे के बहुत अंदर तक जा चुका था। उसने बगीचे का कोना कोना छान मारा था, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं मिली। उस काले घने अंधेरे में अगर रवि की जगह कोई और होता तो शायद डर के मारे उसका बुरा हाल हो जाता, लेकिन रवि को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा शायद उस आवाज़ के सम्मोहन के कारण था। पूरे बगीचे में ढूंढ लेने के बाद रवि को जब वो लड़की नहीं मिली तो वो बहुत ज़्यादा निराश और दुखी हो गया। दुखी और निराश रवि जैसे ही बगीचे के बाहर जाने लगा, वैसे ही उसे आवाज़ आई, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ, तुम मेरे लिए ही आए हो ना? वो वही आवाज़ थी जिसकी तलाश में रवि अपने गांव से रात में उस बगीचे तक गया था। आवाज़ सुनते ही रवि की निराशा खुशी में बदल गई।
जिसके बाद उसने उस तरफ मुड़कर देखा जहाँ से वो आवाज़ आई थी, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। वहाँ पर बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था। उसे देखकर रवि ने सोचा शायद उसे आवाज़ देने वाली उसके पीछे छुपी होगी। ये सोचकर रवि बरगद के पेड़ के पीछे भी गया, लेकिन उसे वहाँ पर भी कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन रवि ने वहाँ पर जो देखा उससे वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, क्योंकि वहाँ पर लड़कियों के बहुत सारे कपड़े और श्रृंगार पड़ा हुआ था। कपड़े एकदम नए थे और श्रृंगार का सामान जैसे लिपस्टिक, काजल, बिंदी, पाउडर और श्रृंगार में जितना भी सामान लगता है वो सब बिना इस्तेमाल किया हुआ था। उन्हीं कपड़ों और श्रृंगार के बीच रवि को एक मंगलसूत्र दिखाई दिया जो उसे सोने का लगा। उसे अच्छे से देखने के लिए, उसे उठाने के लिए वो नीचे झुका, लेकिन जैसे ही रवि नीचे झुका वैसे ही उसे आवाज़ आई, तुम मुझसे मिलने चले आए और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए और मेरा सामान भी लेना चाहते हो। आवाज़ सुनकर जैसे ही रवि ने अपना सिर उठाकर सामने टॉर्च मारकर देखा तो उसे अपने सामने एक बहुत ही खूबसूरत, कमसीन और जवान लड़की दिखाई दी। रवि ने उससे खूबसूरत लड़की अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। देखना तो दूर की बात, उसने उतनी खूबसूरत लड़की के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। उसे देखकर रवि उसे अप्सरा समझ बैठा और उस पर सम्मोहित हो गया। वैसे वो मोहित तो उसकी आवाज़ पर भी था, लेकिन उसकी खूबसूरती को देखकर उसमें जो थोड़ा बहुत होश था वो भी उसने खो दिया। रवि ने उस लड़की के पैर से लेकर सिर तक टॉर्च की रोशनी मारी और उसके शरीर के हर एक अंग की खूबसूरती को देख रहा था। उस लड़की का शरीर दूध सा सफ़ेद था, होठ गुलाब की पंखुड़ी जैसे लाल, नाजुक, उसके भरे भरे गाल, खूबसूरत शरीर। अब मैं और क्या कहूँ उसके लिए, मेरे पास शब्द ही नहीं है। पतली सी कमर, उस लड़की का हर एक अंग खूबसूरती का खजाना था, जिस पर 4 चांद लगा रही थी उसकी नीली और बड़ी बड़ी आँखें। रवि उस लड़की को तुरंत गले से लगा लेना चाहता था और उसने उसे गले लगाने की कोशिश भी की, लेकिन जैसे ही रवि उसकी तरफ बढ़ा वो लड़की पीछे हट गई और बोली, मैं जानती हूँ तुम क्या चाहते हो, लेकिन क्या तुम उसके लिए मुझे वो दे सकते हो जो मैं चाहती हूँ। ये कहते हुए उस लड़की के होठों पर एक अलग ही कामुक कर देने वाली मुस्कान थी। रवि पहले ही उस लड़की की खूबसूरती पर मर मिटा था, लेकिन उसकी इस मुस्कान ने उसे भी कामुक कर दिया और बिना सोचे समझे उसे वो सब देने का वादा कर दिया जो वो चाहती थी। उसने उसकी चाहत के बारे में भी नहीं पूछा। रवि किसी भी तरह से उस लड़की को अपना बनाना चाहता था। वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। रवि ने तो ये भी नहीं सोचा कि इतनी रात में बगीचे के भयानक अंधेरे में ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। वो सचमुच ही जिंदा लड़की है या फिर लड़की के रूप में कोई और ही है, और बरगद के पेड़ के नीचे सोने के गहने, श्रृंगार और नए कपड़े क्या कर रहे हैं। श्रृंगार, कपड़े और गहने, वो सब एक छलावा था, आंखों का धोखा, जिसे उस आवाज़ देने वाली लड़की ने बनाया था। जैसे ही रवि ने उस लड़की की इच्छा पूरी करने की बात कही, वैसे ही वो लड़की खुद उसकी तरफ बढ़ी और उसे गले से लगा लिया, जिसके बाद रवि ने वो सब कुछ उसके साथ किया जो वो करना चाहता था। और ये सब करते समय रवि ने महसूस किया कि जितना ज़्यादा वो उत्तेजित है उससे कहीं ज़्यादा वो लड़की भी उत्तेजित है। उसे ये भी महसूस हुआ जैसे वो जन्म जन्म की प्यासी है और अपनी तड़प मिटा रही है। फिर रवि को ये भी लगने लगा कि जैसे वो लड़की उसका खून चूस रही है और उसे अपने में समा लेगी, जिस वजह से उसे थोड़ी घबराहट हुई और वो रुक गया और वो उस लड़की को भी रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उसे नहीं रोक पा रहा था। बहुत देर बाद जब ये सब करते हुए रवि लगभग बेहोशी की हालत में आ गया, तब उस लड़की ने उसे छोड़ दिया और उससे दूर जाकर खड़ी हो गई, जिसके बाद रवि भी उठकर बैठ गया था। ये सब करने के बाद रवि को थोड़ा होश आया और बोला, आज तो तुमने मुझे लगभग मार ही डाला था, तुम जन्म जन्म की प्यासी हो क्या? उसकी बात सुनकर वो लड़की हंसने लगी और बोली, शादीशुदा होकर तुम खुद इन सब चीज़ों से भरे हुए हो और तुम मुझे ये बोल रहे हो? हाँ, मैं इतने सालों से इंतज़ार कर रही हूँ किसी ऐसे मर्द का जो मेरी इच्छाओं को पूरी कर सके। उसकी बात सुनकर रवि चौंक गया और बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं शादीशुदा हूँ? और तुम? इसके आगे वो कुछ और बोल पाता, उससे पहले वो लड़की बोल पड़ी, तुम्हें कुछ बोलने की इजाज़त नहीं है। तुम सिर्फ इतना जान लो
कि मेरा नाम मंदाकिनी है और अब से तुम्हें हर रात मेरे पास आना होगा और इसी तरह से मेरी प्यास बुझानी होगी। अगर तुम एक भी रात मेरे पास आने से चूक गए तो इसका अंजाम तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या होगा। रवि मंदाकिनी की बातों से डरने की बजाय बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो खुद इतनी खूबसूरत लड़की को छोड़ना नहीं चाहता था और तो और खुद उसे रोज़ अपने पास वो बुला रही थी। तभी रवि को एहसास हुआ कि सुबह होने वाली है और वो मंदाकिनी से अगली रात आने का बोलकर वहाँ से चला गया। रवि जब तक घर पहुँचा तब तक सुबह हो चुकी थी और उसे और उसकी बाइक को घर पर ना पाकर उसके घर वाले उसे ढूंढ भी रहे थे और उसके लिए परेशान भी थे कि आखिर वो गया कहाँ, क्योंकि उस रात से पहले रवि कभी भी इस तरह बिना बताए कहीं नहीं गया था और रात में तो वो कहीं जाता भी नहीं था। घर पहुंचते ही सबसे पहले उसका सामना अपनी माँ से हुआ, जो पहले तो बहुत परेशान थी, लेकिन जैसे उसने रवि को देखा उसकी परेशानी गुस्से में बदल गई। तो बिना बताए कहाँ चला गया था? कब से हम तेरे लिए परेशान हैं। माँ, मैं वो अपने एक दोस्त के घर गया था। उसका फ़ोन आया था कि उसकी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, उन्हें अस्पताल लेकर जाना है। आप सब सो रहे थे तो मुझे किसी से बताने का कोई मौका ही नहीं मिला। रवि घर वापस आते वक्त पूरे रास्ते सोचता हुआ आ रहा था कि उसे घर में क्या बोलना है, लेकिन वो ये भूल गया था कि उसका शरीर और कपड़े उस वक्त किस हालत में थे। अगर उसे उस बारे में थोड़ी सी भी भनक होती तो वो शायद कुछ और ही बोलता। रवि की माँ उसे पकड़कर जल्दी से घर के अंदर ले गई और उसे धीरे से मगर गुस्से से बोली, जो बात तूने अभी मुझसे कही है वो बहू से मत कहना, नहीं तो कलेश हो जाएगा। क्यों माँ? रवि ने पूछा। रवि की माँ ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे आईने के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। आईने के सामने खड़े होकर रवि ने देखा कि उसके चेहरे पर खरोच के निशान थे। चेहरे पर खरोच के निशान देखने के बाद रवि ने अपने पूरे शरीर को अच्छी तरह से देखा तो पाया कि उसके दोनों हाथों और गले पर भी खरोच के निशान थे। रवि से रहा नहीं गया तो उसने शर्ट उतार कर भी देखा तो उसके सीने पर भी बहुत गहरे खरोच के निशान थे। सिर्फ इतना ही नहीं, रवि की पीठ पर भी खरोच के निशान थे। अपने शरीर पर खरोच के निशान देखकर रवि सब समझ गया कि उसकी माँ ने उससे क्यों कहा कि निशा से वो मत कहना जो उसने उससे कहा था। रवि ने वैसा ही किया और निशा से दोस्त के यहाँ जाने की बात तो कही, लेकिन शरीर पर खरोच के निशानों का सच छुपाने के लिए ये कह दिया कि घर आते वक्त बाइक फिसल गई थी और वो झाड़ियों पर गिर गया था, जिससे उसका पूरा शरीर खरोच गया था और निशा ने उसकी बात मान भी ली थी। उस दिन रवि ने जैसे तैसे बात संभाल ली थी, लेकिन उस दिन के बाद से उसके साथ क्या होने वाला था शायद ही उसने उस बारे में सोचा होगा। अपने साथ होने वाले अंजाम से बेफिक्र रवि हर रात मंदाकिनी से मिलने जाता और सुबह होने से पहले घर लौट आता। ये सब एक हफ्ते तक चला। रवि रात में घर से बाहर जाता, इस बात का पता उसके घर में किसी को भी नहीं चला। एक दिन घर की साफ सफाई करते समय निशा ज़ोर ज़ोर से चीखने और रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर रवि की माँ और रवि उसके कमरे में पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि निशा अलमारी के सामने बेसुध पड़ी है और गहने रखने का खुला हुआ डब्बा पकड़कर रो रही है। निशा को इस तरह रोता हुआ और वो डब्बा देखकर वो दोनों समझ गए कि क्या हुआ है। गहने रखने का खाली डिब्बा साफ साफ कह रहा था कि गहने चोरी हो गए हैं, लेकिन चोरी किसने की है ये किसी को भी नहीं पता था और न ही किसी पर कोई शक था। गहने चोरी हो गए जानकर घर के लोग परेशान थे, लेकिन एक था जिसे इस बात का ज़रा सा भी दुख नहीं था। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसे पता था कि गहने कहाँ हैं। वो कोई और नहीं बल्कि रवि था। उसे देखकर उसकी माँ को उस पर शक होने लगा था, क्योंकि वो जानती थी कि वो किसी लड़की के पास गया था। उसे शक था कि रवि ने ही वो गहने चुराए होंगे और हो सकता है उस लड़की को दे दिए हो। रवि की माँ ने उससे उस वक्त तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन कुछ देर बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तब रवि की माँ ने उसे अकेले में बुलाकर गहने वापस लाने को कहा और ये भी कहा कि अगर वो गहने वापस लेकर नहीं आया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उस दिन रवि घर में ही रहा, कहीं नहीं गया, लेकिन उसकी माँ को उस पर शक हो गया था और वो उस पर नज़र रख रही थी। रात होते ही 12 बजने के बाद जैसे ही रवि को यकीन हो गया कि घर के सब लोग सो गए हैं, वैसे ही वो बाइक से
मंदाकिनी के पास चला गया, लेकिन उसकी माँ उस पर नज़र रख रही थी। उसने उसे जाते हुए देख लिया। मंदाकिनी के पास पहुंचकर सबसे पहले रवि ने वो किया जो वो पिछले 1 हफ्ते से करता आ रहा था। जिसके बाद उसने उससे कहा, मंदाकिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिसके बाद तुम मेरे साथ मेरे ही घर पर रहना, फिर मुझे तुमसे इस तरह छुप छुप कर मिलने नहीं आना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर मंदाकिनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, तू मुझसे शादी करके अपने घर ले जाना चाहता है? तू चाहता है कि मैं सिर्फ तेरी हो जाऊं? आज तक बहुत आए जो मुझे अपना बनाना चाहते थे, लेकिन कोई भी मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। आज तुझे भी मौका देती हूँ, मेरी इच्छा पूरी कर, फिर तू और मैं हमेशा साथ रहेंगे। रवि उसकी बात समझ गया और बोला, अभी जो किया वो क्या था? उससे तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई क्या? अब तक तू सिर्फ अपनी इच्छा ही पूरी करता आया है। तूने कभी मुझसे नहीं पूछा और न ही मेरे बारे में सोचा। हंसते और निराश मन से मंदाकिनी बोली। जिसके बाद रवि ने फिर से मंदाकिनी के साथ संभोग किया। रवि ने अपना पूरा दम लगा दिया, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने एक नॉर्मल लड़की से नहीं, किसी आत्मा से पाला पड़ा था। और घर से निकलने से पहले भी उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया था, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था। अब वो समझ रहा था कि शायद वो कोशिश कर रहा है और उसका शरीर हिल नहीं रहा है। जब रवि कोशिश कर रहा था, तब मंदाकिनी उसे देखकर सिर्फ ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मंदाकिनी का सम्मोहन रवि पर इस कदर हावी हो चुका था कि वो ये समझ नहीं पा रहा था ठीक से कि वो जिंदा लड़की नहीं बल्कि एक रूह है जो उससे सिर्फ अपनी प्यास बुझाना चाहती है। उस रात से पहले पिछली जितनी भी रातें रवि ने मंदाकिनी के साथ गुजारी थी, वो गुजारने से पहले रवि ने अपनी पत्नी को छुआ भी नहीं था, जिस वजह से रवि का शरीर उसका साथ दे देता था। लेकिन उस रात वो मंदाकिनी के सामने निराश हो गया। तू निराश मत हो, तू एकलौता नहीं है जो मेरे सामने बेदम हुआ है। तेरे से पहले भी मेरे सामने बहुत से मर्द नामर्द साबित हो चुके हैं। वो भी तेरी तरह ही मुझे अपना बनाने की इच्छा रखते थे, लेकिन उनमें से कोई भी तेरी तरह मेरी प्यास नहीं बुझा सकता था। जैसे ही रवि ने सुना कि मंदाकिनी को पाने के लिए उससे पहले भी बहुत से मर्द कोशिश कर चुके हैं, वो एकदम सन्न रह गया, क्योंकि उससे पहले वो सोच रहा था कि वो एक लौता मर्द है जो मंदाकिनी के इतना करीब है। ये बात जानकर कि वो पहला मर्द नहीं है, रवि को थोड़ी निराशा तो हुई, लेकिन उसने इस बात को एक चुनौती की तरह लिया और बोला, आज तो मैं तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सका, लेकिन कल से तुम्हें निराश नहीं करूँगा। इतना बोलकर रवि घर चला गया। रवि की माँ ने उसे गहने वापस लाने के लिए कहा था, लेकिन रवि मंदाकिनी को दिए हुए गहने वापस मांगने की बजाय उसे ही घर लाने की कोशिश में था। घर पहुंचते ही रवि ने देखा कि घर के दरवाजे के बाहर उसकी माँ बैठी हुई है। अपनी माँ को देखकर रवि बहुत ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि उसे उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। रवि की माँ बहुत गुस्से में थी और वो ये समझ चुका था कि उसकी माँ को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इसीलिए उसने उसे कुछ भी झूठ बोलने की बजाय उसे सब सच बता दिया कि वो रात में कहाँ जाता है। जैसे ही रवि की माँ को ये पता चला कि वो रात में एक लड़की से मिलने बगीचे में जाता है, जो भी उसके गांव के बहुत दूर, वो भी रात के वक्त, तो वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। भले रवि की माँ सब कुछ समझ गई थी, लेकिन उसने उस वक्त उससे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उसे जल्दी से घर के अंदर आने को कहा ताकि निशा को उसके बारे में पता न चल जाए। ये जानकर भी कि रवि रात में किसी लड़की से मिलने जाता है, वो भी बगीचे में, उसकी माँ ने उससे कुछ कहा था। क्या वो जानती थी कि वो लड़की कौन है, या फिर उस समय वो कुछ और ही सोच रही थी? और क्या रवि मंदाकिनी के चंगुल से छूट पाएगा, या फिर वो उसकी प्यास बुझाकर उसे अपने घर ले आएगा? ये जानने के लिए आप कोर विद्यम का अगला पार्ट देखना ना भूलें। कोर विद्यम के पहले पार्ट में सिर्फ इतना ही। आपको यहाँ तक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ बहुत जल्द इस कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।